द यूनाइटेड एसोसिएशन के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में हम हमारी जो पुरानी वीडियो है उसको आगे करते हुए पार्ट 5 के पर कुछ स्ट्रेस करेंगे। इस पर हम एनालिसिस करेंगे और आपके सामने कुछ तत्वों को सामने पेश करेंगे। खास बात इस पार्ट 5 का ये है कि ये लेजिस्लेटिव बिल्स एंड एक्ट्स के बारे में पूरा का पूरा एक विश्लेषण है और साथ में कुछ उस इसमें जो बिल्स और एक्ट्स है और उसके साथ में जो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में हमने कुछ ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। साथ में एक जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से ये कानूनी पेचीदगी का मसला बनते जा रहा है और बना हुआ है अब तक। और एक खास तरीके से हम मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक परसेप्शंस इस दायरे में या इस सेक्टर में या जो सम्मिलित किया है वो उससे खासा फ़ायदा या नुकसान किस स्तर पर हुआ है या फिर हो सकता है, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। पार्ट 4 में हमने ऑलरेडी बताया कि ये स्टेट के पॉलिसी के हिसाब से स्टेट ने जो यानी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से ये ऑर्डिनेंस एक्ट और रूल्स के हिसाब का जो संकलन किया है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू से उन्होंने इस एनैक्टमेंट को या फिर इस कानून को हमारे जन के प्रचलन के लिए विस्थापित किया है। इस पर जो सवाल उठ रहा है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक फोकस करते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पार्ट 4 के एक सेगमेंट जो हाउस पार्लियामेंट और वो जो लेजिस्लेशन प्रोसेस है उस प्रोसेस के जो जिस तरीके से जो कानून बनता है उस प्रोसेस को एक आम तौर पर ध्यान दिया होगा। उसी प्रोसेस के आधार पर इस मसले का जो वाक़या चलती है उन वाक़याओं में ऐसे क्या चीज़ है, ऐसी क्या पेचीदगी है जिसके वजह से इन कानूनों पर ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल उठते जा रहा है। हर बार सवाल उठ रहा है और इन सवालों का जो हल होना चाहिए वो हल कभी जो हल होना चाहिए वो हल मिल नहीं रही है। ये जो 3 कानून है जो फार्म एक्ट के तौर पर दिया गया है या फिर एक जो फार्म प्रोड्यूस या फिर फार्मिंग के जो एक्टिविटीज़ है उससे जुड़ा हुआ मसला है। ये जो इसमें 2 तर्क होता है कि एक तो पहला तर्क हुआ है कि ये क्या एक तो संवैधानिक तौर पर इस पर कोई सवाल उठता है या नहीं उठता है, और दूसरा है कि ये जो कानून बनाया है, जो कानून बने हैं वो कानून वाकई में जो किसान के हित में है या नहीं है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण करेंगे इस भाग में। तो वो जो 3 कानून हैं वो है कुछ ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के तौर पर है जो फार्मर्स। दूसरा कानून है जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के ज़रिए है। और तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो तीनों कानून जो 2020 में जिसकी शुरुआत की गई और इसी के तर्ज पर जो विडंबना या जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ इस पर क्या विचार है या फिर किस दृष्टिकोण से ये एक तरफ से ये संवैधानिक का प्रारूप माना जाता है तो दूसरी तरफ से ये असंवैधानिक, और एक जो कानून जो बने हैं ये कानून भी एक किस्म का जनता या फिर हम खास करके देखेंगे कि ये फार्मर्स के अहित के लिए है। तो इसका एक पूरा विश्लेषण हम देंगे। अगर हम इस कानून को सिर्फ 3 सेगमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये ज़रूर एक इनवैलिड एक प्रोसेस के तहत अगर या कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर देखेंगे तो ये क्या कानून में जो भी विडंबना उत्पन्न हुई है इसमें हम कोई सवाल ज़्यादा खड़े नहीं कर सकते तब तक जब तक आप इन तीनों कानूनों को बहुत अच्छी तरह से समझें। और सिर्फ ये 3 कानून ही नहीं बल्कि और भी कुछ कानून हैं जो इससे जुड़े हैं, जो
इन इन सब कानूनों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही सटीक तौर पर इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि जो ये मुद्दा जो चल रहा है, ये जो मसला जो चल रहा है, इस मसले में ये कानून के का जो प्रतिरूप है, ये प्रतिरूप वाकई में ही त्रासदायी है या नहीं। तो कुछ है जो मॉडल एक्ट एंड रूल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो मॉडल इसे इसे हम खास करके कहते हैं कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो पास किया है, इसका एक पूरा विश्लेषण हम करेंगे। साथ में एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशंस, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल्स 2017, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कानून इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस इन कानूनों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कानूनों के साथ में अगर हम देखेंगे तो क्या ये कानून वाकई में ही एक विडंबना या फिर एक कोई एक समस्या का प्रारूप देती है, इसके बारे में खास तौर पर हम आज जान पाएंगे। तो इसी स्तर में हम शुरू करते हैं। हम फोकस करेंगे इन 3 कानूनों के बारे में। तो पहला कानून जो है, हमने इसे एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो लेजिस्लेटिव बिल्स एंड एक्ट के बारे में जो इस चैप्टर में दिया है, इस पार्ट में जो दिया है, हमने उसे एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट्स को जानकर इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ को के बारे में एक जो कोशिश की है कि ये किस तरीके से हम अच्छी तरह से लोगों को या लोगों के समक्ष में ये इसकी हकीकत या इसकी सच्चाई सामने लेकर आए और इसे प्रोसेस के तौर पर या फिर हम उसको नॉलेज दें, उनको इन्फॉर्मेशन दे दें ये कि ये किस तरीके से इसका मापदंड है, ये तय कर पाए। तो पहले हमने क्या किया है कि ये जो 3 कानून है, यानी कि FEPA PPAs, यानी कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, जो इस स्तर में दिया हुआ है। और दूसरा कानून है ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस के बारे में है। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेकंड सेगमेंट है। और तीसरा सेगमेंट है ECAA, यानी कि द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जो 1955 वाला जो का मामला है, वो उसमें दिया है, जो यहाँ पर निर्धारित है। इन तीनों कानूनों के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे जो यहाँ पर है। एक बात इसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि हर कानून का जो प्रक्रिया के हिसाब से जो प्रोसेस किया गया, वो प्रोसेस किस तरीके से इस समाज को जो प्रेषित किया है या फिर जो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश की। तो उससे पहले हम इसको एक टेक्नोलॉजी की तरह डिफाइन करेंगे। ये जो पहला एक्ट है फार्मर्स, इसको हम फार्म सर्विसेज एक्ट बोलेंगे इन शॉर्ट में। दूसरे कानून को हम बोलेंगे फैसिलिटेशन, यानी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो ये जो टर्म हम लोग ने यूज़ किया है, उस टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लीजिए कि ये इन कानूनों का एक्चुअली जो परसेप्टिव माइंड्स है या जो परसेप्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो किस आधार पर बना हुआ है। तो पहले है तो एक ओ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओ जो है ये ओ ऑर्डिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा फैक्टर है हमारा ये जो बी है, ये बिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये फार्म सर्विसेज बिल्स है और ये फैसिलिटेशन बिल्स है। और ये हमारा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का एक बिल है। और इसी के साथ में हम और आगे चलते हैं, इसको कहते हैं हम एक्ट, जो मतलब जो कानून है, जो कानून बनाया है ये पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है, ये एक्ट एक को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फार्म सर्विसेज एक्ट एंड देन प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का एक्ट बना हुआ है। इसके साथ में चलते हैं, हम बात करेंगे रूल्स के ऊपर, जो फार्म सर्विसेज का जो रूल्स इम्प्लीमेंट किया है उसके बारे में, और प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन का एक रूल जो आया हुआ है उसके बारे में हम विस्तार से हम एट ग्लांस करके, यानी कि एक ब्रीफ में हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि ये किस तरह से और कहाँ पर हुआ, और ये कैसे MSP और APMC एक्ट के ज़रिए भी एक
एक तरह का एक विडंबना जो उत्पन्न हुई है उस पर जिक्र करेंगे। लेकिन हम सिर्फ इस पे एक्ट के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। रही बात अगर इंडिविजुअल एक्ट के, तो इंडिविजुअल एक्ट का जो खामियां हैं हम इसके लिए अलग अलग सेक्शन में के हिसाब से एक अलग स्तर पर हम लोग फिर से एक नए नए वीडियो बनाएंगे जो एक स्पेसिफिकली इन तीनों एक्ट्स से रिलेटेड होगा। और इन इन एक्ट्स के ऊपर हम लोग ध्यान देते हुए इस पर बात करें। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक इसका जो प्रोसेस है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, यानी कि जो संवैधानिक की वैधता है या फिर आप उसको अवैधता कहें, जो भी है वो एक मसला है। और उस मसले को हकीकत के तौर पर हम देखेंगे तो किस तरह से इसे हम साबित कर सकते हैं, ये हम इस पर गौर करेंगे। तो पहला जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म एक्ट। सबसे पहले ये कड़ी है, ये पहले एक कड़ी अगर हम प्राइस एश्योरेंस की बात करेंगे तो ये प्राइस एश्योरेंस जो है ये एमएसपी के भाग को भी एक तरीके से सपोर्ट करता है, या फिर ये इसी के माध्यम से दिया गया है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बहुचर्चित कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस चीज़ में कि ये एमएसपी का क्या वर्चस्व है और ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो किस तरह से कानूनी पेचीदगी उत्पन्न करती है। और एपीएमसी एक्ट का जो फैक्टर है उस पर देखते हैं। आमतौर पर जो भी कोई एक्ट वगैरह आता है तो सबसे पहला एक एक्ट हम इस एक्ट बनाने का जो प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं फिर से एक बार, ताकि मैं बहुत आसानी से आपको फिर से दिखा सकूँ। वैसा इन डेप्थ में अगर आप देखना चाहें तो वो इन डेप्थ में भी आप एक बार फिर से देख सकते हैं, और जो पार्ट 4 में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में, जो फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस और फार्म प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट्स में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, ये तीनों के तीनों जो ऑर्डिनेंस है वो 5 जून 2020 को पारित किया गया है, जो प्रेसिडेंट के प्रोमulgation पावर के इसमें जो प्रेसिडेंशियल पावर है उस पर दिया। अब देखते हैं कि इसकी संवैधानिक वैधता या फिर अवैधता क्या है, और इसे हम किस तरह से इसे अपनाना या फिर इसे रिजेक्ट करना, ये हम इस चीज़ को एक प्रारूप में देखेंगे। जैसे बताया गया था पिछले पार्ट 4 में कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है और पार्लियामेंट सेशन में जब ना हो तो उस वक्त में एक ऑर्डिनेंस के तहत कुछ कानून को लेकर आने का, कुछ प्रोविजंस को या कानून को लेकर आने का एक प्रेसिडेंट के पास पावर दिया गया है, जो आर्टिकल 123 में मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 123 में जो प्रेसिडेंट का पावर है उसका कार्यवाहन जो है वो किस तरीके से लागू किया जा सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो पावर एक्सरसाइज किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उनको ये पता रहना चाहिए कि वो जो पावर जो है वो एक उनको संतुष्ट करे कि ये हमें एक दो पैमाने पर लेकर आया है। पहले चीज़ है तो कि ये सर्कमस्टेंसेस यानी कि जो वास्तु स्थिति होती है, जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के मुताबिक लेकर आया है। और दूसरा एक प्राइमरी मीन्स ये होता है कि कानून जब बनता है तो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, या जो कानून बनाने का जो पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट को होता है, यानी कि पार्लियामेंट, ना कि प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जो पावर होता है वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए होता है। और ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि एक किस्म से एक कोई इमरजेंसी होती है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन, या फिर ऐसी कोई मामले होते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कुछ स्तर पर कुछ कानून को लाना बहुत ही अनिवार्य है एक इमीडिएट रेजोल्यूशन करने के लिए। यानी कि किसी भी प्रक्रिया में अगर कोई मसला ऐसा हो जहाँ पर आज के दिन में या आज के वास्तु स्थिति के हिसाब से ये कानून को अमल में लाना बहुत ज़रूरी महसूस होती है। और महसूस इसलिए होती है क्योंकि पार्लियामेंट आज के दिन में सेशन में, मैंने कहा आपको कि जो एक्ट बनता है वो एक्ट सच मायने में
ये पावर जो है एक्चुअली पार्लियामेंट को दिया है, यानी कि पार्लियामेंट ही एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर कानून बनाने का हक और अधिकार उनको मिला हुआ है। अगर इस तौर पर हम देखेंगे तो किस बेसिस में अगर ये पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हुआ तो वो उस पावर को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका मापदंड ये है, इसका एक कार्यवान ये है कि जो ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता है वो ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 वीक के लिए 6 वीक के लिए लेकर आ सकते हैं, यानी कि 6 सप्ताह के लिए। और इसके पश्चात जब 6 सप्ताह खत्म हो जाती है उसको फिर से उस ऑर्डिनेंस को एक बिल के तौर पर फिर से कानून की तरफ से उसे फिर से बिल में सॉरी हाउस में यानी कि पार्लियामेंट में फिर से पेश की जाती है, ताकि इस ऑर्डिनेंस को एक संवैधानिक एक्ट का प्रारूप दे सके। तो इस एक्ट को प्रारूप देने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ऑर्डिनेंस जो है प्रिंसिपल एक्ट के तहत नहीं की जा सकती है। अगर हम इसको एक सेटिस्फैक्शन की तौर पर देखें, जो जो प्रेसिडेंट ये जो राष्ट्रपति को जो एक किस्म का जो सेटिस्फैक्शन देना होता है कि भाई ये कानून क्यों लाया गया, क्योंकि इसमें ऐसे कौन सा मोड है या फिर इसमें ऐसा कौन सी मजबूरी है कि इस एक्ट को तुरंत लेकर आना चाहिए। तो वो जो एक्ट होता है वो अमेंडमेंट के लिए ठीक होता है, ना कि एक प्रिंसिपल एक्ट बनाने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल एक्ट बनाने का आज सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल ये उठता है कि क्या प्रिंसिपल एक्ट बनाने के लिए ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इसी स्तर पर हम देखेंगे कि वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो सेटिस्फैक्शन हम लोग यानी कि जो नीति बनाया है, जो ऑर्डिनेंस लेकर आया है, वो नीति जो लेकर आए हैं वो नीति पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर पब्लिक के बेनिफिट के लिए या फिर उनकी हकदारी के लिए है या नहीं, इसे गौर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में ही हम लोग ये देखेंगे कि क्या नीति अगर संवैधानिक ढांचे के साथ में है, लेकिन एक नीयत भी होती है कि वो नीयत जो है वो क्लियर हो, वो इंटेंशन एकदम साफ हो कि ये ऑर्डिनेंस जो लेकर आया है वो ऑर्डिनेंस एक नीयत साफ रखकर ही लेकर आया जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से जो ऑर्डिनेंस लेकर आया है, इस ऑर्डिनेंस का एक वास्तविकता ये है कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस यहाँ पर जो दिया है, ये ऑर्डिनेंस किस हद तक सेटिस्फैक्शन दे रही है। और जो ऑर्डिनेंस लेकर आया है, जो प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है, वो उनका पावर जो होता है वो पावर वाकई में इस पार्लियामेंट एक्ट के साथ में इफेक्ट दिया जाता है या फिर या नहीं, इसी पर चर्चा एक बहुत ही निर्णायककारी होना चाहिए। तो अब ऑर्डिनेंस का जो महत्व है इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस स्तर पर ऑर्डिनेंस लेकर आया जाता है वो एक सर्कमस्टेंसेस के आधार पर होता है। ये एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंशियल पावर जो है वो पावर वाकई में कोई इमीडिएट एक्शन के लिए होना चाहिए, यानी कि ऐसे कोई ज़रूरी चीज़ है जहाँ पर लगता है प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को ये लगता है कि नहीं, इस कानून के तहत ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आया है, जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेकर आते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स लेकर आए, और वो इसलिए प्रारूप में देना ज़रूरी है या फिर उसे ऑर्डिनेंस के रूप में इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अगर ना दें तो कहीं पर ना कहीं तो ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक प्रभावित कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर एंश्राइंड हुआ है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर अगर कोई तब्दीली लाना है, जो अमेंडमेंट करना है या फिर जो संशोधन करना है, उस संशोधन करने के लिए ही वो अगर यूज़ करे तो ये शायद इस नीति का जो संस्करण है वो इस पर कोई दोहराई नहीं हो सकती थी। इसलिए हमने कहा था कि अगर कोई ऑर्डिनेंस अगर कुछ लेकर आया जाता है तो ऑर्डिनेंस का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनेंस में आप किसी भी तरह से प्रिंसिपल एक्ट को लेकर आए और प्रिंसिपल एक्ट को लेकर आकर आप उसको एक जो पावर जो पार्लियामेंट को दिया गया है कि वो कानून बनाए, तो वो कानून का जो पावर बनाने का जो हक है जो पार्लियामेंट को दिया है, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो मेन
ढांचा जो है उसे प्रभावित कर सकता है, क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार जो पार्लियामेंट को दिया गया है, वो कानून का वो अधिकार या फिर वो जो संकलन होता है उसी उसी स्तर पर ही दिया जाता है कि कानून जब बने तो वो कानून जो है लंबे समय तक इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बरकरार रहे। जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है कि ऑर्डिनेंस कोई भी जब आता है तो वो ऑर्डिनेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों के लिए अमल में रहती है, और 6 हफ्ते के बाद में ऑटोमेटिकली वो उसका जो पावर होता है वो ऑटोमेटिकली सीज आउट होता है, यानी कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का या एग्जीक्यूशन का जो पावर है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्ट का कोई महत्व ही नहीं रहता। इसीलिए प्रेसिडेंट के जो पावर है 123 में वो सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि कुछ क्षणों के लिए कोई भी अगर मसला अगर दिक्कत में रहे तो उन मसलों को हल के ज़रिए अगर कुछ प्रक्रिया यूज़ करना है तो वो प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है, ताकि एक टाइम बिंग के लिए यानी एक छोटे समय काल के लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत ये जो एक्ट्स बनते हैं उस एक्ट में अगर संशोधन कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्ट में अगर तो वास्तविक तौर पर अगर कोई प्रिंसिपल एक्ट में अगर अमेंडमेंट लाना है तो अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए वो जो पावर जो इस पर लेकर आया है, जो हाउस में जो जब पार्लियामेंट सेशन में होती है उस पर निर्भर होता है कि वो अमेंडमेंट लेकर आए या नहीं। लेकिन जब चूंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस वक्त में ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो राष्ट्रपति को पावर दिया है ये बहुत अहम माना जाता है। इसी स्तर पर ये ऑर्डिनेंस लेकर आया है जो 5 जून 2020 को जो तीनों के तीनों ऑर्डिनेंस है, जो ये ऑर्डिनेंस फिर ये वाला मतलब एसेंट किया है, जो प्रोमलगेट किया है, नॉट एसेंट नहीं कहेंगे क्योंकि एसेंट तो पार्लियामेंट के बिल पास होने के बाद ही दिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास वो पावर है। लेकिन आर्टिकल 123 के तहत इस चीज़ को हम लोग प्रोमलगेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, जो 5 जून को दिया गया। तो ये तीनों कानून को जो इम्प्लीमेंट किया ये 45 डेज़ या फिर 6 वीक के लिए जो रखा गया इस और 6 वीक के बाद इसे खारिज करना अनिवार्य ऑटोमेटिक खारिज हो जाती है। अब इसमें एक और सवाल भी प्रकट होता है कि ये जो ऑर्डिनेंस बना हुआ है, ये ऑर्डिनेंस का जो फ्रेमवर्क है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये ऑर्डिनेंस का फ्रेमवर्क एक डिट्टो कॉपी यानी कि एक कार्बन कॉपी बनाकर रखा हुआ कार्बन कॉपी है, जो जिसे एक्ट में परिवर्तन किया गया, जो फार्म सर्विस एक्ट और प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट और अमेंडमेंट एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट के जरिए दिया है। तो ये जो तीनों ऑर्डिनेंस है, इस तीनों ऑर्डिनेंस का जो रिप्लिकेशन है वो पूरा का पूरा एक एक्ट है जो एक्ट में तब्दीली की गई है। और इस एक्ट के ज़रिए अगर हम देखेंगे तो एक वास्तविक स्थिति उत्पन्न होती है कि किस बेसिस में ये एक्ट जो लेकर आया है। अगर एक्ट की हम लोग बात करें तो एक्ट जो है वो तकरीबन कुछ समय काल के बाद लाया गया है। तो वो समय काल अगर हम देखेंगे तो 45 डेज़ यानी कि 6 हफ्ते के समय काल के बाद जब ऑर्डिनेंस का जो लैप्सेशन ऑटोमेटिक रूट में होता है, और उस ऑटोमेटिक रूट में जब लैप्स हो गया ये तीनों के तीनों ऑर्डिनेंस, उसे बरकरार रखने के लिए एक बिल को प्रस्तावित किया गया है पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट सेशन में आई थी। तो जो ऑर्डिनेंस की वैधता खत्म हो जाती है तो ऑर्डिनेंस को वापस से एक्ट के तौर पर लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हाउस में उस हाउस में उस बिल को फिर से लेकर आए, जो कि ताकि वो एक्ट में कन्वर्ट हो। लेकिन ये जो समय सीमा है या फिर जो समय काल है, इस पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि जब 6 हफ्ते के भीतर इस एक्ट को इस ऑर्डिनेंस को जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस का समय काल खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमको वो बिल जो है वो बिल उसके पहले
ही हमको इस बिल में इस हाउस में लेकर आना है। चूँकि पार्लियामेंट सेशन में है या नहीं नहीं है, एक और प्रावधान होता है कि अगर चाहे, जहाँ तक ये सवाल है कि ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आया है, ये ऑर्डिनेंस इसको फिर से एग्जीक्यूट करके फिर से उसे रीइंट्रोड्यूस करके प्रेसिडेंट का यानी कि राष्ट्रपति का जो फिर से एक प्रोमulgation करना है, वो करने का पावर पूरी पूरी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला हुआ है। यानी कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर ये छः हफ्ते के भीतर अगर ये ऑर्डिनेंस ख़त्म होता है, लेकिन और भी समय बचा हुआ है क्योंकि पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है, तो एक तौर पर फिर से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक प्रस्ताव फिर से पारित करे प्रेसिडेंट के समक्ष, और प्रेसिडेंट उसी प्रस्ताव को फिर से ये कहे कि बाबा ये जो प्रस्ताव जो ऑर्डिनेंस जो लागू किया है 45 दिन के पहले, वो 45 दिन के बाद में अब तक इसे पार्लियामेंट में फिर से ज़रूरी नहीं, इस पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकती क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो और भी 6 हफ्ते के लिए बढ़ाने की पावर हो सकती है। हम ये नहीं कहते, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है कि कोई ऑर्डिनेंस पास 45 जो 6 हफ्ते का जो वक्त है, समय सीमा है, उसके ख़त्म हो जाने के बाद में उसे बढ़ा सकते हैं। यानी ये एक वैचारिक तौर पर एक नीति के तौर पर एक संवैधानिक दायरे के अंदर है या नहीं, इसका प्रवाह या इसका जो असर है वो देखना हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। पर सच्चाई ये है कि ये 45 डेज़ के अंदर का कोई भी प्रावधान इसकी जो क्षमता जब ख़त्म हो गई, तो इस ऑर्डिनेंस की जब क्षमता ख़त्म हो गई 5 जून से लेकर हम लोग 6 हफ्ते की अगर बात करें, 20 जुलाई तक इसका प्रस्ताव फिर से रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी था। या तो ये वो पार्लियामेंट में बिल की तरह पार्लियामेंट में 20 जुलाई के पहले पारित करना ज़रूरी था, या फिर अगर हम देखेंगे अगर ये ऑर्डिनेंस को फिर से अगर एक्सटेंड करना है, सवाल है कि एक्सटेंड करने का पावर है या नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो 20 जुलाई को जो इसका जो कार्यवान जो जब समाप्त होता है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है इन ऑर्डिनेंस की, वो पावर एग्जॉस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, वो ऑटोमेटिक खारिज हो जाती है। तो 20 जुलाई के पहले ही ये बिल को पास करना चाहिए था हमारे पार्लियामेंट में, पर ये बिल 20 जुलाई के पहले तो बिल कभी पास ही नहीं हुआ। हाँ, हम मानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में अगर सेशन नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्लियामेंट को उस ऑर्डिनेंस को ऑटोमेटिक रूट में एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इसकी वैधता अगर 6 हफ्ते के बाद अगर ऑटोमेटिकली अगर समाप्त होती है, तो वो वैधता आप उसको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे एक्सटेंड करके आप उसको फिर बाद में दूसरे स्तर पर फिर से इसे बिल में जब पार्लियामेंट सेशन में है उस वक्त लाकर इसे कानून के रूप देकर उसे पारित कर सकते थे। तो यहाँ पर एक और मंशा होती है कि जहाँ पर हमने उस वक्त वो जो फैक्टर हमने कहा कि पीडीबी में कि किस तरीके से एक नीयत होती है कि एक नीयत होनी चाहिए जब नीति को हम अमल में लाते हैं। तो जब आपका नीयत में अगर कोई खोट होती है या जो खटास होती है, उस खटास को हम एक आम तौर पर एक अलग नज़रिए से देखते हैं, और जहाँ तक संवैधानिक का जो दायरा है, वो संवैधानिक दायरा सभी लोगों को एक इक्वालिटी देती है कि लॉ जो है सभी के लिए इक्वल हो, वो चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर वो चाहे जुडिशरी हो या फिर चाहे कोई और संवैधानिक ढांचा हो या फिर चाहे लोग हो या जनता रहे जो इस संवैधानिक ढांचे के अंदर उनका कार्यान्वयन करे। तो इन अधिकार क्षेत्रों से बाहर अगर कोई भी मसला चला जाता है तो वो डेफिनेटली उसे एक किस्म का एक असंवैधानिक तत्व को हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक असंवैधानिक तत्व इसी पर पॉइंट आउट किया जा सकता है। ये सवाल नीति और नियत के बीच का जो है वो एक बात का प्रोसेस है। सबसे पहले देखना है कि ये क्या नीतिगत तरीके से इस ऑर्डिनेंस को जो फैक्टरल प्रोसेस यूज़ किया है वो किस तरीके से इसमें छेड़खानी की गई थी।
अगर हम देखेंगे ऑर्डिनेंस का, अगर दूसरे फैक्टर्स में देखेंगे कि ऑर्डिनेंस को जब 5 जून में इंट्रोड्यूस किया गया था, और सॉरी असेंट किया गया, प्रोमulgate किया गया था प्रेसिडेंट द्वारा, और उसके जो 6 हफ्ते के बाद जो ऑटोमेटेड प्रोसेस नेगेटिव हुआ, इसके बाद फिर से कुछ अगर हम देखेंगे एक, तो ये सिनारियो उत्पन्न होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, ये इसी तरह से फार्म सर्विसेज और फार्म प्रमोशन बिल, प्रमोशन के प्रमोशन फैसिलिटेशन के ऑर्डिनेंस, और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का जो, सॉरी, एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में जो हुआ था, ये तीनों ही कानून में एक खासियत ये थी कि ये प्रोमलगेट, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रोमलगेट किया गया था जून 5 2020 को, जिसकी वैधता सिर्फ 6 हफ्तों तक थी, और अगर ये 6 हफ्ते के बाद अगर चला जाता है तो ये 20 जुलाई के भीतर इस चीज़ को फिर से री इशू या फिर री एनफोर्स किया जा सकता था प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, या जब कैबिनेट मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्टर इसको आपस में डिसीजन लेकर इस चीज़ को फिर से री इंट्रोड्यूस करा। हालांकि सबसे बड़ी तो इसी स्तर का ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बाकी के जो दूसरे ऑर्डिनेंस में भी यही प्रक्रिया को फॉलो किया, और इसमें यहाँ पर कोई कुछ अगर गौर से देखेंगे तो ये प्रोमल्गेशन का जो प्रोसेस है 5 जून को जो दिया है, और उसे नेगेटिव किया गया है सितंबर 17 को। तो ये एक बहुत ही बड़ा, जब ये ऑर्डिनेंस जो है वो ऑर्डिनेंस अगर 20 जुलाई के पहले, यानी कि 45 डेज या 6 हफ्ते के पहले अगर ये सीज हुआ, तो ये किस बेसिस में राज्यसभा में या फिर लोकसभा में वो एक नेगेटिव मीन्स में चला जाता, क्योंकि जब इसकी वैधता ही रद्द हो गई, ये एक पेपर बनकर, सिर्फ एक पेपर, नाम मात्र एक पेपर बनकर रह गया है ये बिल या फिर ये ऑर्डिनेंस। तो उस ऑर्डिनेंस को बिल में एक लॉजिकल प्लेटफॉर्म के तहत, एक इलॉजिकल प्लेटफॉर्म के तहत इस ऑर्डिनेंस को किस तरीके से हाउस में रखा गया था, और या फिर इसको नेगेटिविटी का दर्जा दिया, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी तो का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 20 जुलाई को ही ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस तो ऑटोमेटिक रूप से खारिज हो गई थी। तो इसी स्तर पर जो फार्म सर्विसेज है, जैसे ये फार्म सर्विसेज है, वैसे ही प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस है वो, और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट ऑर्डिनेंस 2020 वाला जो है, ये तीनों का तीनों जो रूपरेखा जो है, ये इसी मापदंड पर किया गया है। और यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक बात होती है कि ये अवैध सिद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये इसमें ये खुद में ही एक अवैध है। अब सवाल ये उठता है कि ये किस नीति के तहत ये किया गया है, जब अवैधता सिद्ध होती है। अब इस चीज़ को अगर हम और गौर से देखेंगे तो इसलिए एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने फिर से, जो वो बिल है जो फार्म बिल्स, जो फार्म सर्विसेज है, जो फैसिलिटेशन बिल है, और जो एसेंशियल कम्युनिटी का जो अमेंडमेंट बिल है, इनको फिर से री इंट्रोड्यूस कराया गया। अगर हम उसके तर्क को अगर देखेंगे तो जब ऑर्डिनेंस यहाँ पर एक तरफ से आप ये भी बोल रहे हो कि ये इलैप्स होने के बावजूद भी हम लोग ने इस चीज़ को नेगेटिव कर दिया है 17 तारीख को, यानी कि जो 17 तारीख को हमने यहाँ पर बताया कि ये नेगेटिवेट किया है इस चीज़ में, तो उस 17 तारीख को नेगेटिवेटेड हो जाने के बाद में भी ये बिल, ये इसे फिर वापस से उसके पहले ही 14 सितंबर को इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर हम इसका प्रारूप देखेंगे, ये जो ड्राफ्ट बिल है, या फिर जिसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये एक तो बिल है, ये जो बिल है जो जिसको हम एक्ट के प्रारूप में अमल में लाए हैं, जो 24 सितंबर 2020 को। अगर हम ये देखेंगे कि ये जो बिल लेकर है, इसकी प्रोसेस, अगर हम ड्यू प्रोसेस हम देखेंगे तो ये ड्यू प्रोसेस इंट्रोडक्शन हुआ है 14 सितंबर 2020 को, जो लोकसभा में पारित हुआ 17 सितंबर 2020 को, और राज्यसभा में ये 20 सितंबर 2020 को हुआ। ठीक इसी तरह से अगर तकनीकी मसले को अगर देखेंगे तो ये सेम प्रोसेस प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल का प्रारूप में आया था, जो एक्ट बनाकर इसे 24 सितंबर 2020 को
एनैक्टमेंट पास कर दिए और इसके बाद ये प्रेसिडेंट का जो असेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट ने जो अपना हस्ताक्षर किया है उस चीज़ पर लागू हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि ये एक्ट जो है, जो एक्ट इन्होंने बनाया है, ये एक्ट और ये ऑर्डिनेंस में अगर आप देखेंगे तो ये एक्ट और ऑर्डिनेंस दोनों ही 12 पेज या 15 पेज जो बिल्स बनाया है इसके ऊपर है। हालांकि इस चीज़ में एक खासियत ये है कि अगर आप इन चीज़ों को, ऑर्डिनेंस को या बिल्स को और एक्ट को अगर देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो प्रारूप है, ये प्रारूप एक सेम फॉर्मेट या सेम फैमिलियर फॉर्मेट में है। इस पर हम सवाल उठा इसलिए सकते हैं क्योंकि ये मसला तो एक 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 इजी अंडरस्टैंडिंग या एक आसान भाषा में एक समझ हो जाती है कि जो भी बिल जो जो कोई भी बिल हो, वो बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, वो इंट्रोड्यूस होने के बाद में उस पर डिबेट्स होती है या चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद में एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। अब इस मामले में इस बिल को, ये जो फार्म सर्विसेज बिल और प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ है, अब पास होने का तथ्य ये है कि लोकसभा में मेजोरिटी के तर्ज पर तो पास हुआ, लेकिन जो राज्यसभा में जब बात होगी ये राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये बिल जिस वक्त लेकर गया था उसी वक्त उसको पारित किया गया था। इतनी हड़बड़ी में, इतनी गड़बड़ी में कि ताकि इसमें हम किसी को मौका ही ना दे कि ये बिल जो है, ये एक्ट जो पास होगा, उस एक्ट में कोई संशोधन हो सके, कुछ डिबेट हो, कोई चर्चा हो और उसके साथ में हम कुछ उसमें विचार करें। तो हालांकि ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो अधिकार है, वो अधिकार के क्षेत्र को हम सवाल उठा सकते हैं। पर दिक्कत हमारी ये है कि आर्टिकल 105, अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 105 में ये पावर दिया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती है, यानी कि ये जो प्रोसीडिंग्स वो चाहे सही हो या गलत हो, तो उस प्रोसीडिंग्स के ऊपर हम किसी भी कोर्ट में उसमें हस्तक्षेप, कोई भी कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, या फिर यानी कि हम इसको किसी भी कोर्ट में इसकी अवैधता को चैलेंज नहीं कर सकते। जो जो वोट के ज़रिए, यानी कि जो वोट जो पास हुआ, क्योंकि हर एक बिल जो एक वोट के तरह से वोट के स्तर से पास होता है, तो उस पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। और या तो वो वोट पार्लियामेंट मेंबर का हो या फिर वो कमेटी हो, क्योंकि कमेटी भी जो होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही मेंबर होता है। तो वो चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हो या फिर वो कोई कमेटी का मेंबर हो, तो वो दोनों ही स्तर में ये हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते। फिर चाहे वो संवैधानिक दायरे के अंदर हो या संवैधानिक दायरे के बाहर। अब इसमें एक प्रश्न ज़रूर उठता है कि ये संवैधानिक दायरे के अगर के अंदर हो तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये जब संवैधानिक दायरे के बाहर जब चला जाता है, जो पावर आइंस्टाइन किया है, और हम कहेंगे जो पावर डिस्क्राइब किया है आर्टिकल 368 के तहत, तो इनकी वैधता और अवैधता के बारे में हम 105 के हिसाब से वापस से 123 के हिसाब से जो पावर दिया है, उसके बारे में हम जो बताते हैं कि किस पैमाने पर 123 के ज़रिए प्रेसिडेंट के पास जो पावर दिया है ऑर्डिनेंस में, इस पर सवाल उठते हैं। इसके ज़्यादा स्तर जो है वो एक खासियत तौर पर अगर देखेंगे तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को जो हम किसी भी स्तर पर अगर सवाल नहीं उठा सकते, यानी कि ये कोई भी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में इसकी वैलिडिटी नहीं हो सकती है, या फिर इसको हम नहीं कर सकते। और आर्टिकल 122 में भी हमने जो बताया है कि ये कोर्ट्स जो है, यानी कि जो जुडिशरी है, इसमें इंक्वायरी वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, एक पावर ज़रूर मिला है पार्लियामेंट को, एक पावर मिला है पार्लियामेंट को, या पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो इस तथ्यों के ऊपर एक कमेटी बनाकर और उस कमेटी के ज़रिए एक इंक्वायरी बिठाएं, और इंक्वायरी बिठाकर इस पार्लियामेंट की जो प्रोसेस है, उस जो तरीके यूज़ किए जाते हैं, उस पर जेपीसी का गठन किया जा सकता है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया जाता है। पर इस प्रोसेस को ना ही
जो सत्ताधारी पक्ष है ना ही जो विपक्ष है, इसमें कोई मंशा इसमें नज़र नहीं आ रही थी कि ये किस बेसिस में ये संवैधानिक के ढांचे को जो एक एक तौर पर चरमारा करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद एक और तर्क भी हम देखते हैं कि जब ये मामला अगर ये प्रेसिडेंट के पास जब 123 के तहत जब ऑर्डिनेंस की बात होती है, तो ऑर्डिनेंस के बात में हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जिनके पास एक एक्सक्लूसिव पावर दिया है 74(1) के तहत या 73(1) के तहत कि पार्लियामेंट, सॉरी 74(1) के तहत कि राष्ट्रपति जो है अपना उस एक्ट के बारे में या फिर उस कानून के बारे में थोड़ा जब एक असंवैधानिक तत्व जो होता है उस तत्व को एक संवैधानिक तौर पर पारित किया है या नहीं, इस पर अगर हम कोशिश करेंगे या फिर इस एक्ट में जो इसके जो सब्जेक्टिव मैटर्स के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर अगर गौर करेंगे, तो एक प्रेसिडेंट के पास एक पावर है जो वो पब्लिक जो इस लॉ से अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है तो वो आर्टिकल 263 को एक्सरसाइज करते हुए 74 के दायरे में रहकर वो एडवाइस कॉल कर सकता है, और एडवाइस या तो वो स्वयं काउंसिल के द्वारा कॉल भी कर सकता है या फिर आर्टिकल 76(1) को एक एक एजी जो अपॉइंटेड होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो जो प्रेसिडेंट ने किया उनको अपना गवर्नमेंट को एडवाइस करने का जो प्रोसेस है उसके लिए भी वो किया था। ये पावर एक्चुअली गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट है, इनके पास भी है कि वो अटॉर्नी जनरल से कुछ सलाह वगैरह ले सकती है, क्योंकि ये पावर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी इस तरह का मसला है तो अटॉर्नी जनरल उस चीज़ पर हस्तक्षेप कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि आप इस पर हस्तक्षेप करें और हमें बता दें कि ये इसमें क्या मसला है, ये कानूनी प्रक्रिया के बारे में या फिर ये जो संवैधानिक की जो इनवैलिडिटी है इसके ऊपर एक जो मतभेद उत्पन्न हुआ है उसमें वास्तविकता क्या है, और ये साबित कर सके कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है वैलिडिटी है। अगर हम 76 अगर आर्टिकल 123 की परिभाषा को अगर समझें ऑर्डिनेंस के मामले में, तो ऑर्डिनेंस के मामले में जो प्रोमलगेट किया गया है उस पर भी जो सवाल उठता है वो सवाल ये है कि जो 45 डेज़ के बाद में यानी कि 6 हफ्ते के बाद में जो उठा है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे, लेकिन अगर इस चीज़ में 74(1) या फिर 76(1) के तहत या फिर आर्टिकल 263 के तहत जो भी कुछ संभावना व्यक्त की जा सकती है या भी जो भी संभावित प्रयास की जा सकती थी उसमें कई जगहों पर इस तरीके के एक प्रोसेस को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक तौर पर इसे सवाल उठ खड़ा होता है। अब सवाल एक और होता है कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस का पावर है, जो सेटिस्फैक्शन के ऊपर हमने गौर किया है कि वो सेटिस्फैक्शन तब तक दी जाती है जब तक प्रेसिडेंट को ये महसूस नहीं होता कि वो किस इरादे से वो जो ऑर्डिनेंस लाया है वो ऑर्डिनेंस सिचुएशन के मुताबिक है या नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे उस ऑर्डिनेंस में ऐसे कोई फैक्टर नहीं बताया गया है जहाँ पर इस फैक्टर के तहत ये साबित कर सके कि इसमें इस कानून को लाना एक बहुत ही ज़रूरी और एक निर्णायक डिसीजन था जिसके वजह से इस ऑर्डिनेंस को हमने पारित कर दिया या फिर प्रेसिडेंट के समक्ष रखा है ताकि वो इस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करे। तीसरा फैक्टर एक और बहुत ही दिलचस्प दिखाई देती है। हमने अभी थोड़ी देर भी पहले बताया था कि किस तरीके से ये जो बिल ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस का प्रारूप जो है देखेंगे अब तो वो प्रारूप जो है एक पूरा का पूरा एक एक्ट ही है जो एक्ट के तहत बनाया गया है, और एक्ट जो पावर है, जो एक्ट पार्लियामेंट का जो पावर है उसको ओवरराइड करते हुए प्रेसिडेंट ने उस एक्ट को अपने
अधिकार क्षेत्र में रखा हुआ कि उनको ये देखना था कि वो क्या अधिकार क्षेत्र से क्या वो इमरजेंसी जो होता है वो इमरजेंसी वगैरह सब कुछ दायर है या नहीं है। ठीक है कि कुछ हद तक अगर हम लोग ने इस चीज़ पर नज़रअंदाज अगर भी किया है, यानी कि अगर कई राष्ट्रपति की तरफ से अगर कोई कोई कुछ चीज़ों पर अगर कुछ गौर करने वाली बातें थी जो जिस पर छूट गई है या फिर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन 6 महीने एक पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि अगर हम 45 डेज़ के बाद जो होता है उस 45 डेज़ के बाद में जो ऑर्डिनेंस फिर से लागू हुआ था, जो जिसको नेगेटिवेट किया गया है, तो नेगेटिवेट करने का पावर अगर ये इस मसले को समझ में आया तो क्या राष्ट्रपति का एक जो सेक्रेटरीट है वो इस चीज़ पर गौर कर उस पर कुछ अपना प्रतिक्रिया दे सकती थी या नहीं दे सकती। ये एक बहुत ही विस्मय चीज़ है, बहुत ही संकोचजनक स्थिति उत्पन्न करती है। एक और तक जो निकल निकल कर आता है वो है जब ये प्रोमल्गेशन जो है, हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस जो 17 सितंबर को निकल चुका और 14 सितंबर को मतलब 3 दिन पहले ही ये जो ऑर्डिनेंस का जो प्रारूप है वो बिल के तौर पर पेश किया गया। जब ये नेगेटिवेट हुआ है, ये जो प्रोसेस एक ड्यू प्रोसेस को कंसिडरेशन में ना लेते हुए, और इसी 14 सितंबर को जो बिल को इंट्रोड्यूस किया है, ये इफेक्ट तब तक नहीं लागू होना चाहिए था जब तक ये 17 सितंबर का जो बिल्स जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस को नेगेटिवेट किया गया हो। गौरतलब है कि ये इस प्रोसेस के बाद ही हमने देखा कि इसमें ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में कितना क्रिस्टल क्लियर बताया जाता है कि 5 जून को जो प्रोमलगेट किया हुआ जो नेगेटिवेट हुआ 17 सितंबर को, इस बीच में कोई भी ड्यू प्रोसेस के बारे में जिक्र नहीं है कि और ये 17 सितंबर तक का ये ऑर्डिनेंस है वो किस तरह से इसको एक ड्यू प्रोसेस के खिलाफ एक व्यवहारिक प्रयोजन किया गया था। ठीक इसी सिलसिले से दूसरा जो बिल है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट जो है वो भी इसी स्तर पर इसी ड्यू प्रोसेस की कुछ के जो प्रक्रिया है उसको फेल करते हुए इस तरीके से इनको अमल में लाया कि कुछ समझ में नहीं आता कि ये प्रक्रिया जो है ये किस आधार पर या किस वास्तविक स्तर पर इस चीज़ को एनैक्टमेंट के तौर पर इसे पारित की गई थी। तो हम आते हैं ऑर्डिनेंस के फैक्टर्स। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट्स के तहत जो एक और चर्चा का विषय है, जो सेम 5 जून को जो प्रोमलगेट किया गया था, और सेम सिमिलरली ये भी 14 सितंबर को 2020 को ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जो 15 सितंबर में लोकसभा में बिना कुछ तनातनी के साथ में पास कर दी गई, और इसी बार फिर से 22 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पारित कर दी गई थी। और ये एक्ट 26 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट एसेंट देने के बाद में ये अमल में लाया गया। तो अगर हम देखेंगे इस पूरे स्तर में ये तीनों कानून जो हैं, इन तीनों कानून में तो असमंजस एक कोलिशन ऑफ ड्यू प्रोसेस का जो हुआ है, जो कोलाइड हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके तहत अगर देखेंगे तो ये एक मसला बहुत ही पेचीदा वाला मसला था, और इसमें कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई थी, जबकि इतने सारे अवैधता का एक प्रमाण सामने नज़र आ रहा था। तो ये और कुछ नहीं बल्कि एक किस्म से एक अंतराल पर हम देखेंगे तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का जो स्ट्रक्चर है, इस प्रोसेस में एक सवाल उत्पन्न होती है। इसी के साथ में हम लोग मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये एक ड्राफ्ट है जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने द स्टेट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018 के बारे में जिक्र है, जो ये
2017 में तक नवंबर या दिसंबर में कुछ बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी उस पर्टिकुलर बिल में आने के बाद हम बताएंगे। तो ये इस एक्ट की खासियत ये थी कि एक कमेटी भी बनाई गई थी इसमें। जब जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद में इसे बताया गया था कि ये एक कमेटी के पास भेजा जाएगा और कमेटी इस पर एक अपना एक ड्राफ्ट बना दे और एक उस स्तर को कायम रखे। तो यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो क्लॉज कर दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक अपने बजट सेशन में 2017 और 18 के बजट सेशन के तहत एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जो 23 दिसंबर 2017 को दिया गया इस बिल के बारे में कि ये फार्मर की पॉलिसी है जो ड्राफ्ट किया हुआ है और ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो डॉक्टर अशोक दलवाई के मिनिस्ट्री की अगुवाई में मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट और उनके अगुवाई में मिनिस्ट्रीज एंड बाकी के जो डिपार्टमेंट है उनके अफसर और कुछ नीति आयोग के जो अफसर है वो उनके तहत दे दिए थे। और साथ ही ये जो बिल है ये बिल मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब को भी एक प्रस्ताव के लिए दे दिया गया ताकि वो इस बिल को अपने स्तर पर अपने राज्यों पर इसकी इसको पारित करने की एक प्रोसेस ड्यू प्रोसेस शुरू करें। अगर हम इस प्रोसेस को अगर हम देखते हैं तो ये वो स्टेट है जहाँ पर उस वक्त में खासकर ज़्यादातर अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो के स्तर पर जैसे के स्तर पर वहाँ पर भी एक उसी स्तर पर जो एनडीए का अलायंस है यानी कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस रूलिंग गवर्नमेंट के पार्टीज का ही वर्चस्व ज़्यादा रहा है, खास करके अगर हम इसको महाराष्ट्र को छोड़ दे तो। पर ये सिर्फ इन 5 राज्यों से जो इन्होंने जो इस पावर को एक्सरसाइज किया, ये पावर एक्चुअली एक अलग तौर पर है जिसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये मेजरली ये सेंट्रली पॉलिटिकल रोल स्टेट्स है जो वेरस जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के बारे में और कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो पार्टिसिपेशंस है या फिर जो स्टेक होल्डर होना चाहिए, जो स्टेक्स होल्डर है उनके बारे में उनसे बिना चर्चा किए हुए ये इस एक्ट पर ये किया। इस एक्ट की खासियत इस बिल की खासियत ये थी कि ये जब एक्ट पास हो इसमें ये मॉडल एक्ट जो दिया था ये एक अलग तौर से ड्राफ्ट किया गया जो अब के जो ऑर्डिनेंस है यानी कि जो ऑर्डिनेंस और जो एक्ट्स है इससे एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूरा का पूरा जो बिल है और जो ड्राफ्ट है या फिर जो एक्ट है वो पूरा का पूरा एक अलग स्तर पर बनाया हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत और एक मेन पॉइंट जो अगर हम इस पर गौर करें तो इस पॉइंट में जो मीटिंग वगैरह हेल्ड की थी जहाँ पर इन राज्यों से उनका जो एक ओपिनियन या फिर लेजिस्लेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो एक ड्यू प्रोसेस शुरू की गई थी उसमें तकरीबन 4 मीटिंग के साथ में उन्होंने इस बिल को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा गया था और खासियत तौर पर कि बहुत अच्छी बात है कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा गया था स्टेक होल्डर्स के ज़रिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और वैल्यू चेन और एफपीओस और प्रोग्रेसिव फार्मर्स के बारे में बात करते हैं। हमें ये नहीं पता है कि ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स को किस तरह से डिफाइन किया है, पर उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स मतलब ये कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स नहीं है। इसलिए इनका जो रिप्रेजेंटेशन है इस रिप्रेजेंटेशन में उनका जो सम्मिलित होना एक अलग तौर से देखा जाएगा। मतलब सम्मिलित ना होना ही एक बहुत ही कष्टदायक या फिर एक विडंबना माना जा सकता है। इस मॉडल एक्ट में जो एक पॉइंट जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया है वो ये है कि ये इस एक्ट में
इन्होंने एंट्री 7 के बारे में जिक्र किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स और इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जिक्र किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टियों के बीच में होता है। तो ये पार्टीज जो होता है वो जैसे कि इंक्लूडिंग द पार्टनरशिप एंड एजेंसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑफ कैरेज एंड अदर स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वैलिडेशन और इनवैलिडेशन का जिक्र होता है। इस स्तर पर हम लोग इसको बाद में देखेंगे। बट ये जो एंट्री नंबर 7 को अगर हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि एंट्री नंबर 7 यानी एंट्री नंबर 7 जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन किया है, ये यूनियन लिस्ट के तहत है एंट्री नंबर 7। और ये जो पावर है उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स का जो भी पावर है लेजिस्लेशन बना सॉरी जो एक्ट या बनाना है, ये इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए यूनियन के पास ये पावर की गई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस में जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वो काम कर सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही वास्तविक स्थिति के बारे में भी बताया गया है कि ये जो एंट्री नंबर 7 अगर आप देखेंगे तो एंट्री नंबर 7 में क्रिस्टल क्लियरली ये लिखा गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा एंट्री नंबर 7 जो यूनियन के पास जो पावर है उस पावर के अंतर्गत इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीकल्चर लैंड या फिर एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड हो वो सब्जेक्टिवली इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो फिर ये यूनियन के पास वो पावर जो है वो पावर ऑलरेडी डिमिनिश हो जाता है, यानी कि ये पावर जो है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहती है। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के जो भी स्तर है फार्मर्स के स्तर का जो भी बात है, ये सभी जो अधिकार क्षेत्र है वो उस स्टेट के अंतर्गत आता है, ना कि यूनियन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर जब हमने इस बिल के बारे में जिक्र किया जो 2017 को बिल दिया गया और एक एक्ट के प्रारूप में इसे लोगों के लिए दिया, अब इसमें अब तक ये नहीं पता चला कि ये वाकई में एक्ट बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो भी असमंजस है और बन भी गया तो भी असमंजस है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे ये इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करके इसका पूरा डिटेल निकाल लें। तो जो लिस्ट एग्रीकल्चर लैंड का जो लिस्ट 3 में जो पावर स्टेट में दिया हुआ है जो एंट्री नंबर 7 है, सिर्फ उसमें कोई भी फैक्टर्स के ऊपर हम देखेंगे तो ये एक हकीकत इसमें एक अलग से जान पड़ता है किस तरीके से कौन से सेगमेंट में जो काम है वो काम या जो अधिकार है वो अधिकार कौन से क्षेत्र में गवर्नमेंट के पास वो पावर है। जबकि हमने बताया कि ये एग्रीकल्चर फिनोमेना जो एग्रीकल्चर का जो टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड अगर फार्म लैंड और फार्म प्रोड्यूस और फार्मर्स का जिक्र हम करेंगे तो ये पूरा का पूरा पावर जो है वो एक स्टेट के पास होता है, यानी कि लिस्ट नंबर 2 जो शेड्यूल 7 में दिया गया है। और इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है आर्टिकल 246 3 में दिया गया है। अगर आप देखेंगे उसे गौर से पकड़ेंगे आर्टिकल 246 पूरी तरह से अगर हम समझ लें तो इससे हमें वो एक क्लियर कंसेप्ट नज़र आएगा कि ये किस बेसिस में है। और रही बात अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली ये इस सेगमेंट में शुरू होता है जहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्री या फिर सप्लाई चेन से, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स और सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, यहाँ पर जो बात होती है प्रोडक्शन और जो फूड प्रोसेस का प्रोडक्शन है और जो फूड स्टफ का जो प्रोडक्शन है, इसी के इर्द गिर्द ये सब जो कानून का जो एक विडंबना है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और अगर इस वाक्य को हम ठीक तरह से गौर से देखें तो जो आर्टिकल जो लिस्ट 3 है, अगर हम देखेंगे कि लिस्ट 3 में कुछ अधिकार जो है जो दोनों को दिया है, यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों को दिया गया है। ये वो पावर यानी कि वो अधिकार क्षेत्र है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों स्टेट और यूनियन दोनों के दोनों इस पर कानून बनाने का एक अधिकार क्षेत्र रखते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात एक नज़र आता है कि जब ये जो एंट्री नंबर 7 के बारे में जिक्र किया जाता है तो ये नॉट इंक्लूडिंग कॉन्टेक्स्ट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड, चूँकि ये स्टेट के सब्जेक्ट में प्रविष्ट है या फिर वो एंट्री लिस्ट में एंट्री नंबर लिस्ट नंबर 3 में जो होता है वो एक अलग प्रक्रिया के तहत चलती है। तो
स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो पावर है वो पावर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कुछ एस्पेक्ट है इस पर चलता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये ये प्रावधान जब ये मॉडल एक्ट बनाया गया था, इसमें बहुत ही ब्रीफ में एक अच्छा लॉजिकल पॉइंट के हिसाब से इस ड्राफ्ट को एनुमल किया गया था, और इसके तहत इसे एनुमल करके इसे बाकी के सब राज्यों को प्रस्ताव पारित करने, यानी कि कानून को पारित करने के लिए एक ड्यू प्रोसेस का जो जो तरीका है उसे अपनाने के लिए शुरुआत भी की गई थी। पर ऐसा क्या हुआ कि ये 2018 वाला जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट है, ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक स्तर पर जाकर अटक गई। कहाँ अटक गई, कैसे अटक गई, इसके बारे में कोई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो ये जो ड्यू प्रोसेस किया गया था, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरह से एक विचार दिया था, क्योंकि कानूनी राय लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कानूनी सलाहकार का हो या फिर कोई एक IAS ऑफिसर्स हो, या फिर कोई एक सेक्रेटरीट लेवल के जो लोग हैं जो इन कानूनों पर एक अपना प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर वो ड्राफ्टिंग करने में बहुत ही गौर तरीके से करते हैं इस बात की। तो ये जो ड्राफ्टिंग किया गया था डॉक्टर अशोक दलवाई के नेतृत्व में, तो सेम इसका उलट जो होता है वो एक हम इस एक्ट में, इस ऑर्डिनेंस और इस एक्ट में अगर देखते हैं तो ये खासियत इसकी ये है कि ये जो बिल्स वगैरह जो भी हैं, ये बिल्स जो है और ये जो ऑर्डिनेंस है, ये एक मिनिस्ट्री के थ्रू से दिया गया है, जिसमें कानूनी प्रक्रिया का इसीलिए बहुत सारा उल्लंघन और बहुत सारे उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक परसेप्शन का कोई फैक्टर नज़र नहीं आता, कोई नीतिगत और नियति का जो फैक्टर है उस पर हमें बहुत ही एक असंतुष्टजनक प्रभाव दिखाई देती है। तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो अगर हम इस एक्ट को अगर बारीकी से अगर देखें, या फिर उसे उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है या उसका जो स्टेटमेंट है, जो कॉसेशन फैक्टर है, इसको अगर हम अमल में लाएं तो ये फैक्टर को देखकर हमें लगता है कि ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है, ये पूरा फार्म प्रोड्यूस से ज़्यादा ये एक ट्रेड एंड कॉमर्स के वर्चस्व में है, और ट्रेड एंड कॉमर्स के वर्चस्व की वजह से ही ये जो स्टेट का ये जो पावर, जो एग्रीकल्चर का जो पावर है, वो एक्सरसाइज करने के लिए जो फार्म सर्विस है, यानी कि जो हम फार्म सर्विस या प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि फार्म सर्विस और जो प्रमोशन की जब बात होती है तो वो सभी के सभी वो यूनियन गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। पर चूंकि यहाँ पर ये सभी जो कानून बना है, ये कानून एक्चुअली एक फार्म प्रोड्यूस से रिलेटेड है, जो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट के पास ही इसका पावर है, और उसी के दायरे के अनुसार स्टेट ही इस चीज़ पर पूरा का पूरा अपना प्रभावशाली कानून बनाने का हक रखता है। और हक रखने के बावजूद इस पर एक दुय्यम दर्जा का एक विचार रखकर इसे एक यूनियन गवर्नमेंट ने एक किस्म का मैनिपुलेशन का जो भाव है वो सामने प्रकट में आता है। तो अगर आप इस चीज़ पर अगर फिर से गौर करें कि हम लोग ने जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में डिस्क्राइब किया था कि किस तरह से आवाज़ यानी कि ये जो फ्रीडम जो होता है, ये फ्रीडम लोगों के लिए है, और उस फ्रीडम में कुछ किस्म के जिगजैग हो जाते हैं। जिगजैग यहाँ पर ये फ्रीडम अगर ये फ्रीडम जो जैसे ही लोगों को मिला है, तो आर्टिकल 105 के तहत हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनको भी वही पावर किया है। लेकिन इनका जो अंदाज है, जो फ्रीडम एक्सप्रेस करना वो इस किस्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें एक किस्म का एग्नोस्टिक वैल्यू इंटरप्रेट हुआ है, और इसमें कहीं पर एक जिगजैग फिनोमेनन यानी कि एक मैनिपुलेटिव स्ट्रक्चर के बारे का एक प्रयास किया गया हुआ है। और इसी के तहत हम अपना पार्ट 5 को कंप्लीट कर देते हैं और बता देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या खासियत कुछ चीज़ें और भी चीज़ है जो इसमें बताना है।
लेकिन वो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे जब हम लोग फिर से पार्ट 6 में देखेंगे। एक नज़र डालते हैं कि हम लोग पार्ट 6 में क्या देखने जा रहे हैं। पार्ट 6 में हम लोग शेड्यूल 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल 246 के तहत जो लिस्ट है वो उस लिस्ट को करेंगे, जहाँ पर जो एनुमरेशन ऑफ सब्जेक्ट है उसके बारे में जिक्र होगा, जो कौन सा स्टेट के पास सब्जेक्ट मैटर का पावर है और कौन से यूनियन गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट मैटर का पावर है, और इसके साथ में जो तीसरा पावर जो है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कभी अलविदा ना कहना।